तो कोरोना वायरस से निपटने और लॉकडाउन के दौरान स्थितियों पर नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि देश के 12 जिलों में पिछले 28 दिनों में कोरोना वायरस का कोई नया मामला सामने नहीं आया। देश में 23 राज्यों के 78 जिलों में पिछले 14 दिनों में कोरोना वायरस का नया मामला नहीं मिला है और पिछले 24 घंटे में 1409 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। अब मरीजों की रिकवरी का रेट इसमें बढ़ोतरी हुई है और इसके अलावा यह भी जानकारी दी गई कि वायलेंस फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कोरोना योद्धाओं का सम्मान करना चाहिए। माननीय राष्ट्रपति जी ने कल एक ऑर्डिनेंस जारी किया जिसके तहत एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 को अमेंड किया गया है। इस ऑर्डिनेंस को कहा है एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति हेल्थ केयर सर्विस प्रोफेशनल के अगेंस्ट वायलेंस के किसी भी एक्ट में इंडल्ज ना करे या एपिडेमिक के दौरान किसी भी प्रॉपर्टी को कोई भी लॉस या नुकसान ना पहुंचाए। अगर कोई भी व्यक्ति हेल्थ केयर सर्विस प्रोफेशनल के साथ वायलेंस कमिट करते हैं या तो उनको 3 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा दी जा सकती है। साथ ही 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का फाइन भी उनके ऊपर लेवी कि अब तक टोटल 4,257 लोग क्योर हो चुके हैं। इवन कल में ही 388 एडिशनल पेशेंट्स क्योर हुए हैं, जो कि हमारा टोटल रिकवरी रेट देखें तो 19.89% तक लेकर जाता है। कोई भी व्यक्ति हेल्थ केयर सर्विस प्रोफेशनल के अगेंस्ट वायलेंस के किसी भी एक्ट में इंडल्ज ना करे या एपिडेमिक के दौरान किसी भी प्रॉपर्टी को कोई भी लॉस या नुकसान ना पहुंचाए। अगर कोई भी व्यक्ति हेल्थ केयर सर्विस प्रोफेशनल के साथ वायलेंस कमिट करते हैं या तो उनको 3 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा दी जा सकती है। साथ ही 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का फाइन भी उनके ऊपर लेवी किया जा सकता है। इसके साथ ही अगर कोई किसी हेल्थ प्रोफेशनल को जो कि एपिडेमिक ड्यूटी में लगे हुए हैं उनके साथ कोई ग्रीवियस हर्ट अगर उनको देते हैं तो उसकी सजा बढ़कर 6 महीने से 7 साल तक हो सकती है और फाइन भी 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक उस पर लगाया जा सकता है। वहीं गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों के बैक साइड अटेंडेंट और देखभाल सेवाओं को प्रतिबंधों से फिलहाल छूट दी गई। गृह मंत्रालय ने 21 अप्रैल को अपने पत्र द्वारा सभी राज्य सरकारों को स्पष्ट किया है कि सीनियर सिटीजन्स की बेड साइड अटेंडेंट और केयर गिवर सेवाएं एग्जेम्प्ट सर्विसेज हैं। इसके अलावा पब्लिक यूटिलिटीज में प्रीपेड मोबाइल कनेक्शंस की रिचार्ज फैसिलिटी भी एग्जेम्प्ट सेवाओं में शामिल है। जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए यह फिर से स्पष्ट किया गया है कि शहरी क्षेत्रों में स्थित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जैसे मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स, ब्रेड फैक्ट्रीज, आटा और दाल मिलों को भी छूट प्राप्त है। गृह मंत्रालय ने अपने 21 अप्रैल के आदेश द्वारा बीज और हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस के आयात निर्यात संबंधी सुविधाओं को, कृषि और हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र की रिसर्च संस्थाओं को तथा मधुमक्खी उत्पाद एवं शहद संबंधी आवाजाही को छूट दी है। विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक किताबों की दुकानों और गर्मी के मौसम को देखते हुए इलेक्ट्रिक फैंस की दुकानों को खोलने की अनुमति भी दी गई है। उधर उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या 1507 हो गई और इस समय कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 1299 है। प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और अपर प्रमुख सचिव गृह ने कहा है कि प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 1299 है, जबकि कुल संक्रमितों की संख्या 1507 है। अब कुल 187 लोग पूरी तरह से ठीक होकर अपने घर भी गए हैं, जबकि 21 लोगों की मौत हुई है और ठीक होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि तबलीगी जमात या उनके संपर्क में आने की वजह से संक्रमित हुए लोगों की संख्या 938 है। तो बरेली में कोरोना मुक्त होने के बाद अब प्रशासन ने सामुदायिक संक्रमण की पुष्टि के लिए कमर कस ली है और इसी कड़ी में अब प्रशासन ने लोगों का पूल टेस्ट करना शुरू किया है। इसके तहत सभी ग्राम पंचायत और वार्ड में लोगों के सैंपल लिए जाएंगे और इस बारे में हमारे सहयोगी ने डीएम से खास बातचीत की। बरेली के कोरोना मुक्त होने के बाद अब प्राथमिकता ये है कि कम्युनिटी स्प्रेड ना होने पाए, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं बरेली के जिलाधिकारी
नीतीश कुमार जी, उनसे बात करते हैं कि अब ये कैसे मुतमईन किया जा रहा है कि शहर में कोई अन्य संक्रमित व्यक्ति नहीं है या कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति तो नहीं है। सर, जानना चाहिए कि किस तरह से कार्य योजना बनाई गई है कि अब आगे जो है कोरोना का कोई केस सामने ना आए। देखिए, हम लोगों ने इसके लिए विस्तृत कार्य योजना पूर्व से ही बना ली थी। तो इस कार्य योजना के तहत हम लोगों ने 30 मोबाइल टीम्स का गठन किया था और अब हम लोग ये भी करें कि मोबाइल टीम के द्वारा टेस्ट किट VTM से भी टेस्ट कर रहे हैं। हम लोग टेस्ट के लिए सैंपल ले रहे हैं और उसको हम लोग फ्लू सेंटर में भेज के फिर आके हम लोग IVRM में टेस्ट करा रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने पूरी एक कार्य योजना बनाई है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग कार्य योजना बनाई है, जिसके तहत हम लोग फ़ोन से भी हमारे पास जो सूचनाएं आ रही है कि कौन बाहर से आए हैं, और हमारे पास पूर्व से ही हम लोगों ने 14,553 डेटा लगभग तैयार कर रखे हैं और भी लगातार कार्य जारी है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों अलग अलग भी कार्य जारी है। तो उसके पूरे डेटा का एनालिसिस करके हम लोग प्रायोरिटी फिक्स कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में कि कैसे हम पूल सैंपल लेंगे कि जिससे हमें पता चलेगा कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है कि नहीं। वार्ड वाइज हम शहरी क्षेत्रों में वार्ड वाइज हम कर रहे हैं उसको पूल टेस्टिंग, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप हर एक ग्राम का हम लोग ग्राम पंचायत वाइज हम लोग पूल टेस्टिंग कर रहे हैं। उसमें अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग प्रदेश से, अलग अलग जिलों से जो लोग आए हैं उसको हम लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं और उसका एक विस्तृत पूल टेस्टिंग कराने जा रहे हैं। तो हमारे 1193 ग्राम पंचायतें हैं, 19 हमारे नगर पंचायत नगर पालिका है, एक नगर निगम है। हम सब जगह एक अभियान के रूप में संचालित कर रहे हैं। तो इससे हम पता लगा पाएंगे कम्युनिटी टेस्टिंग से कि कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है कि नहीं, और ये पूल टेस्टिंग से ही संभव है और हम लोग इसके लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। सर, कल से रमज़ान भी शुरू होने वाले हैं, तो उसके लिए क्या तैयारी की जाएगी कि लोग अपने घरों में ही रहें और घरों से ही रमज़ान को मनाएं? इसके लिए क्या विशेष कोई प्रबंध किए गए हैं? और सुबह को जो सहरी के टाइम लोगों को खाने पीने का प्रबंध होता है, उसके लिए क्या तैयारी की जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों ने धर्मगुरुओं के साथ चर्चा की, हम और SSP साहब ने चर्चा की है और विस्तृत रूप से कहा है कि आप लोग अपने मस्जिदों से सब ऐलान करें कि सब लोग जो हैं अपने अपने घरों में रहें और इसको एक तरह से कि हम जब लॉकडाउन को प्रभावी करें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें पूरे रमज़ान के दौरान। हम लोगों ने आश्वस्त किया कि हम लोग अपील करेंगे और अपने स्तर से बहुत प्रयास करेंगे। और बरेली में सब पहले भी हुआ है, बहुत बेहतर तरीके से प्रयास हुआ है और प्रशासन और धर्मचारियों के बीच में संवाद बिल्कुल कायम है और बहुत बेहतर तरीके से सहयोग हम लोग को मिल रहा है और आगे भी जारी रहेगा। और मुझे इससे लगता है कि हम लॉकडाउन को सही तरीके से कर सकते हैं और अपनी भावनाएं भी रखते हुए हम इसको अच्छा कर सकते हैं। सर, शहर में जो राशन वितरण है या फिर जो कम्युनिटी किचन है उसका संचालन कैसे रहा? आपने तहसील की किचन का निरीक्षण भी किया है, किस तरह की व्यवस्था है और कितना संतुष्ट हैं इससे? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ जो तहसील सदर का जो हमने निरीक्षण किया और भी हमने मीरगंज में, नवाबगंज में, सब जगह हम लोग लगातार कर रहे हैं कम्युनिटी किचन का राशन वितरण, कच्चे राशन वितरण का। तो हमारे यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छा है और कई जगह तो इतनी बेहतर व्यवस्था है कि इसके सभी जनप्रतिनिधियों ने, सामान्य जन ने भी बहुत प्रशंसा की है। और हम किसी को भी कहीं भी एक समय भी नहीं भूखा रहने दे रहे हैं, सबको खाना उपलब्ध करा रहे हैं और कच्चा राशन भी उपलब्ध करा रहे हैं। जो राशन कार्ड है जिनको मिल रहा है उसको 2 बार राशन मिल रहा है, इस बार मिल रहा है 2 महीने में 2 बार, इसलिए कोई कमी नहीं है। जिनको राशन कार्ड नहीं है उसके लिए हम लोग कच्चा पैकेट बना के भेज रहे हैं और साथ साथ हम लोग फूड पैकेट भी बना के भेज रहे हैं। तो इसलिए कोई समस्या नहीं है, बहुत बेहतर तरीके से काम हुआ है और फूड पैकेट की गुणवत्ता भी बहुत बेहतर है और सभी अधिकारी वगैरह इसको टेस्ट कर रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, देख रहे हैं कि हाँ सही है। इसलिए हम लोग मॉनिटरिंग की व्यवस्था रखें हैं कि सब क्रॉस चेक कर लें और बहुत बेहतर व्यवस्था है और इसको आप लोग भी देख सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत बेहतर है और इसको स्प्रेड कर सकते हैं। सर, जिस तरह से किताबों की और इलेक्ट्रिक की शॉप के खुलने की बात हो रही थी, आपने बताया था कि जो किताबें हैं उसकी होम डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी। तो ऐसे में कुछ छोटे दुकानदारों का कहना यह है कि उनकी दुकानें नहीं खुल पाएंगी, केवल जो लोग डोर टू डोर डिलीवरी दे सकते हैं वही लोग लाभान्वित होंगे इससे। तो इसकी आप कोई कार्य योजना बनाई जाएगी इसका ठीक से क्रियान्वयन के लिए? हाँ, इसके लिए हमने आज DRS के साथ मीटिंग करी थी और बैठक करी थी। उसमें ये डिसीजन हुआ कि दुकान खुलने से भीड़ लगने की संभावना है तो सोशल डिस्टेंसिंग प्रभावित हो सकता है, तो हम लोग डोर टू डोर डिलीवरी कर सकते हैं और उसमें जो भी दुकानदार इच्छुक हैं वो अपना मैसेज डाल के या पेपर में निकलवा कर ये दे सकते हैं कि हम ये करना चाहते हैं और उसको ऑर्डर डायरेक्ट दिया जा सकता है या जिसको अपने फ़ोन से भी संपर्क किया जा सकता है, जो भी है उसको सबका दिया जा सकता है। हम लोग प्रशासन भी इसको सहयोग कर सकते हैं। तो आज हम लोग ये सिस्टम फाइल तैयार हो जाएगी हमने की और ये कल से लागू हो सकती है। सर, तो क्या उनको डोर टू डोर डिलीवरी करने के लिए गोदाम या फिर दुकानों को कुछ समय अवधि के लिए खोलनी है? हाँ, नहीं, वो दुकान गोदाम खोल सकते हैं, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन दुकान पे वहाँ पे बिक्री ना करें तो हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। जी, तो ये थे जिलाधिकारी नीतीश कुमार जी, जिनका कहना है कि अब जो कोरोना का संक्रमण है वो कम्युनिटी स्प्रेड ना हो उसके लिए पूल टेस्टिंग वार्ड वाइज की जाएगी, वहाँ से सैंपल्स लिए जाएंगे, उनका जाँच की जाएगी, जिससे अगर कोई सैंपल
सैंपल अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो वहाँ पर उसकी गहनता से उसका परीक्षण किया जा सके। इसके अलावा तमाम जो जिले में अन्य व्यवस्थाएं हैं, गेहूं क्रय से लेकर कम्युनिटी किचन तक और तमाम जो बाजार में दुकानों को खोलने की व्यवस्थाएं हैं उसको माकूल करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। जैसे कि अंकित पाठक के साथ आशीष गुप्ता, इंडिया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ एक बैठक की और कोरोना के मामलों की समीक्षा की। इस दौरान लॉकडाउन की समीक्षा भी की गई और इसके बाद अधिकारियों को लापरवाही न बरतने के सख्त निर्देश दिए गए। टीम 11 को ये साफ निर्देश दिया गया है कि हॉटस्पॉट्स वाले इलाके में कोताही न बरती जाए और न ही कोई हीला हवाली की जाए। ग्रेटर नोएडा क्वारंटीन सेंटर पर भारी लापरवाही दिख रही है। लोगों को यहां पर खाना और पानी तक नहीं मिल रहा। गुस्साए सैकड़ों लोगों ने इसके बाद हंगामा काटा। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर इस दौरान धज्जियां उड़ाई हैं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी में आपको बता दें कि क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, यहीं का ये मामला बताया जा रहा है। तो देवीपाटन मंडल के 2 जिलों में एक साथ कोरोना बम फूटने से हड़कंप मचा है। बहराइच में जहां पर कोरोना के 8 नए मामले सामने आ गए हैं तो फिर श्रावस्ती में कोरोना के 3 नए मामले सामने आए। अब इसके बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने इमरजेंसी मीटिंग इसको लेकर के बुलाई। लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे प्रदेश के मुख्य विकास अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई और ग्राम विकास मंत्री ने प्रदेश में लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हुए लाखों श्रमिकों के लिए 25 करोड़ के बजट के साथ 100 दिन के रोजगार देने की बात कही। इससे कि लोगों को रोजगार मिल सके और खाने पीने की व्यवस्था भी ठीक हो। सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए कैसे काम किया जाए और किस तरह से काम करवाया जाए, इसको लेकर के एक बैठक की गई है। 19 नदियों की साफ सफाई का काम शुरू कर 53 जिलों के काम श्रमिकों से करवाया जा रहा है। तो श्रमिकों को रोजगार देने की बात को लेकर के ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में जो मुख्य विकास अधिकारी हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा राजेंद्र प्रताप जी ने बात की है। उनसे जानते हैं कि लॉकडाउन का समय चल रहा है, कोविड का समय चल रहा है, बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने क्या क्या बातें की और क्या क्या समीक्षा में निकल के सामने आया। सर, आज आपने वीडियो कॉन्फ्रेंस की बात की है। इधर कोरोना जैसी महामारी के दृष्टिगत 21 अप्रैल से प्रधानमंत्री जी के निर्देश के बाद भारत सरकार की एक गाइडलाइन प्राप्त हुई जिसमें ग्राम विकास विभाग के द्वारा संचालित मनरेगा योजना में ऐसे श्रमिकों को रोजगार देने का विषय तय हुआ है जो प्रवासी भारतीय हैं, दूसरे प्रदेशों से अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश को लौटे हैं, जिनकी संख्या लगभग 5,40,000 बताई गई है। हमें इस वित्तीय वर्ष में जो हमारा लक्ष्य है 25 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का है और लगभग 10 लाख श्रमिकों को रोजगार देना है और हमारा लक्ष्य है कि 100 दिन कम से कम एक श्रमिक को हम काम दे सकें। उसी दृष्टि से कौन से काम हम ले सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करते हुए कैसे हम काम को करा सकते हैं। हमारी जो 19 नदियां हैं उनके पुनरुद्धार के कार्यक्रम भी हमने तय किए हैं, जिसमें सिंचाई विभाग और पंचायत विभाग का सहयोग प्राप्त करने का अनुरोध किया गया है। और आज उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में, जिसमें 21 जिले जहां 10 से अधिक पॉजिटिव कोरोना के रोगी हैं, उन जिलों को छोड़कर 54 जिलों में हमने काम शुरू कराया है। लगभग 3.5 लाख अपने श्रमिकों को हमने काम पिछले 2 दिन में दिया है। आज तीसरा दिन है, शाम तक हमें फिगर मिलेगी और इसे हम बढ़ा के
जो आपको बताया कि 25 करोड़ तक हम ले जाएंगे, उस दृष्टि से कैसे तालाब को ठीक करेंगे, कैसे पानी का इंतजाम करेंगे, कैसे पौधों को लगाएंगे, सोक पिट है, वाटर रिचार्जिंग है, सॉइल कंजर्वेशन है, तालाबों का निर्माण है, खेल के मैदान का निर्माण है, गंगा तालाबों का निर्माण है, कृषि योग्य भूमि की बात है। 20 लाख से अधिक हमारे पास व्यक्तिगत लाभ के कार्य हैं, जिसको हम कर रहे हैं, शुरू कराया है हमने। और इन्हीं सब विषयों को लेकर मैं और हमारे सहयोगी राज्य मंत्री जी आदरणीय शुक्ला जी, हम दोनों मंत्री थे, विभाग के सभी अधिकारी थे, और बहुत ही सार्थक बैठक हुई है। जैसा मुख्यमंत्री जी ने अपेक्षा किया है, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा के अनुरूप ही हमारा विभाग उसका परिणाम देगा। जी, कहा जाता है कि इस समय दिन ब दिन जो कोविड के मामले वो बढ़ते जा रहे हैं सर, क्या लगता है कि किस तरह से पूरी जनता कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अवेयरनेस नहीं होना चाहती या खुद लॉकडाउन का पालन नहीं करना चाहती सर? ऐसा कुछ नहीं है, जनता पूरी तरह से अवेयर है। जो संक्रमित थे धीरे धीरे उनकी जानकारी आ रही है, उनका टेस्ट हो रहा है, और जो लोग जानकारी में आ रहे हैं उनके इलाज का सरकार इंतजाम कर रही है। 23 करोड़ उत्तर प्रदेश अकेले की आबादी है लगभग, और 23 करोड़ में जितनी संख्या है और बढ़ने और घटने का जो दर है, घटने का दर इस बात का संकेत है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो योगी जी के नेतृत्व में चल रही है, उस सरकार ने के प्रयास ने इसे नियंत्रित किया है, नियंत्रित करने में सफल हुई है। और जो संख्या हमें मिल रही है वो अपेक्षाकृत बहुत अधिक नहीं है, और बहुत ही जल्दी वो, मैं समझता हूँ कि नियंत्रण में आएगी, रहेगी, और उत्तर प्रदेश सुरक्षित रहेगा। ये थे राजेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि जो बाहर से 5 लाख श्रमिक आए हैं उनको हम लोग रोज़गार दे रहे हैं, और लगभग 100 दिन रोज़गार देंगे, और लगभग इनका लक्ष्य है कि लगभग जो 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों को श्रमिक का कार्य देंगे, जिसमें कि इनका लक्ष्य है 25 करोड़ का। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोग भी इसका समर्थन कर रहे हैं। सैनिटाइजेशन की बात करें, सड़क नाली और तमाम सी चीज़ें की विकास की बात करें, उसके माध्यम इसी श्रमिकों के द्वारा काम कराए जाएंगे, जिसको लेकर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई उत्तर प्रदेश के सभी सीडीओ के साथ में। लखनऊ से पंकज मंडल, इंडिया न्यूज़। वहीं वाराणसी में कुछ शर्तों के साथ निर्माण कार्य समेत छोटे उद्योगों की शुरुआत हो गई है। जिला प्रशासन ने 53 निर्माण कार्य शुरू करने की अनुमति दी है। विश्वनाथ कॉरिडोर के साथ गौदालिया सड़क का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है, जहां पे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मजदूर काम कर रहे हैं। लगभग 150 मजदूर सड़क निर्माण के कार्य में लगे। यूपी सरकार ने पिछले 2 दिन पहले ही घोषणा की थी कि प्रदेश के विकास कार्यों को शुरू किया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए विकास कार्य को गति दी जाएगी। और यही कहा गया था। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम भी शुरू हो गया है, लेकिन जब इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर 50 किलोमीटर पर रियलिटी चेक करने पहुंची तो पाया कि मौके पर कोई भी काम नहीं चल रहा था। कुछ ट्रक जरूर खड़े हुए थे, इक्का दुक्का मशीनें खड़ी थी, कोई भी लेबर या मजदूर मौके पर नजर नहीं आ रहा था। लॉकडाउन के दौरान तो विगत 2 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है वो विकास कार्यों को खोलने की इजाज़त दे दी थी, ताकि उचित दूरी बनाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए निर्माण कार्य को चालू कर दिया जाए। हम इस वक्त खड़े हैं ग्राउंड जीरो पर। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का 50 किलोमीटर 50 है। यहाँ पर हम देख रहे हैं आज जानकारी करने के लिए कि क्या रियलिटी हम रियलिटी देख रहे हैं। यहाँ पर एक भी मजदूर दिखाई नहीं दे रहा है, मशीनें खड़ी दिखाई दे रही हैं, पूरा इलाका जो है सुनसान दिखाई दे रहा है। यहाँ मिट्टी कुछ ढेर लगे हैं। जब लोगों से बात करने की कोशिश की तो हमें कोई लोग मिला ही नहीं है। हम कब दिखाएंगे पीछे जो है, पीछे की तरफ जो है कुछ ट्रक खड़े हुए हैं, ये मिट्टी पड़ी हुई है। ये पूरा जो है काम, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। हालांकि सरकार ये कह रही है कि काम शुरू हो चुका है, लोगों को काम मिल रहा है, लेकिन हकीकत देखिए ग्राउंड जीरो पर तो काम कहीं भी नहीं चल रहा है। ये पीछे ट्रक सारे खड़े हुए हैं, ये ट्रक बता रहे हैं कि यहाँ काम नहीं चल रहा है। इक्का दुक्का लोग खड़े हैं, चुपचाप खड़े देख रहे हैं, पर काम कहीं कोई काम नहीं कर रहा है। ये है ग्राउंड जीरो की हकीकत। इंडिया न्यूज़ के लिए बांदा से आमिर हुसैन। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना है।